तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। तो दो साइड जो है एक एक्स एक्सिस पे है और एक इस लाइन के अलॉन्ग है। इफ़ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन 1,1। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक साइड तो एक्स एक्सिस है, तो मान लेते हैं ये वाली साइड अपनी एक्स एक्सिस है, मतलब इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। दूसरा साइड आपको बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू 1 के अलॉन्ग है, तो मान लेते हैं ये साइड है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के अलॉन्ग। और कह रहा है इफ द ऑर्थो सेंटर इज़ 1,1, तो मान लेते हैं ऑर्थो सेंटर कहीं यहाँ पर है ना, h 1,1। अब आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए जो पास कर रहा है वर्टिसेस से। तो सबसे पहले क्या हम वर्टिसेस के बारे में सोच सकते हैं क्या? जैसे कि अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABC, तो क्या मैं वर्टेक्स C को निकाल पाऊँगा? तो भाई अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 आ रही है ना। अच्छा, अब बचा A और B। तो A और B के लिए अगर साइड AB की इक्वेशन मिल जाए तो बात बन जाए। तो अब साइड AB की इक्वेशन निकलेगी कैसे, देखते हैं। अब चूंकि H मेरा ऑर्थो सेंटर है, तो अगर मैं वर्टेक्स C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, वर्टेक्स C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, तो वो H से होते हुए ही जाएगा क्योंकि H ऑर्थो सेंटर है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड है। अच्छा, तो अगर मैं AB की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो AB का जो स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर होगा HC के स्लोप के, और HC का स्लोप आपको दिख ही रहा है ना। HC का स्लोप दिख रहा है अपने को, है ना। MHC इज हाँ, MHC स्लोप आपको दिख रहा है y2 माइनस y1 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1/2 दिख रहा है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AB मैं बता सकता हूँ, है ना, MAB आ जाएगा -2। ठीक है। अच्छा, AB का स्लोप आ गया। अब हम तलाश कर रहे हैं AB के इक्वेशन की। तो AB का इक्वेशन कैसे निकालें? एक काम ये कर सकते हैं, देखो AB का स्लोप तो आ गया है, अगर एक पासिंग पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाए। अब ये कैसे होगा? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही है अपने को, वो ये है कि अगर BC जो एक्स एक्सिस है उस पर मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो H से होता हुआ जाएगा, है ना। ये बात भी एकदम श्योर है। तो इसको यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे? अब देखो BC तो एक्स एक्सिस है, तो जो A मान लेते हैं D बोल देते हैं, तो AD जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है। और एक एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है इस पे जो एच का है 1, तो डेफिनेटली ये जो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, या मैं बोलूँ ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी 1 ही होगा। अब भाई अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया तो वाई कोऑर्डिनेट तो इस इक्वेशन से आ जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है -2। तो अब बात बन गई। अब आपको ए बी का एक पासिंग पॉइंट मिल गया 1, -2, और स्लोप हमने निकाल ही रखा है। तो इक्वेशन आ जाएगा ए बी का y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये आपका बन रहा है y प्लस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई ए बी की। अब ए बी का इक्वेशन आ गया तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं y इक्वल टू 0 के साथ, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो y अगर 0 रखें तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y तो 0 है ना। y 0 रख लें तो x 0 आ रहा है। तो अब ए बी सी तीनों के पॉइंट्स मिल गए हैं, तो अपने को क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग लिख सकते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें एक पासिंग पॉइंट 0,0 है, तो जैसे ही आप 0,0 इसमें रखोगे तो आपको c मिल जाएगा इक्वल टू 0।
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट रख लेते हैं -1, 0। अब सी तो 0 आ ही चुका है, -1, 0 रखने से 1 + 0 और -2g + 0 + 0 = 0। तो यहाँ से आपको g की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट रख लेते हैं 1, -2। तो 1, -2 रखने से 1 + 4 और यहाँ पे +2g, तो 2g का वैल्यू तो 1 है। और यहाँ से y -2 रखने से -4f और c तो 0 था, तो यहाँ से f मिल जाएगा। तो 4, 5, 6, तो f की वैल्यू आ रही है 6/4, 3/2। मतलब आपको सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल का इक्वेशन फाइनल आंसर बन रहा है x² + y² और g 1/2 है तो +x और f 3/2 है तो +3y और =0। ये आपका आंसर है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, जो तीनों वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से पास करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको F1 और F2 कह रहा है, फोकाई हैं इलिप्स के, और कह रहा है सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, और फोकस F2 पे होगा, इंटरसेक्ट करेगा इलिप्स को M पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और N पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑर्थो सेंटर निकालना है F1 MN का। तो सबसे पहली चीज़ की ये जो इलिप्स है इसमें A² 9 है और B² 8 है, तो C² क्या आ जाएगा, C² होता है A² - B², तो C की वैल्यू आ रही है 9 - 8, मतलब C +-1 हो जाएगा। तो C +-1 में अब आपको x1 कह रहा है नेगेटिव और x2 पॉजिटिव है, तो x1 आ जाएगा -1 और -1 आपका F1 बन जाएगा। तो F1 हो गया -1, 0 और F2 हो गया +1, 0। इसमें से कह रहा है जो आपका पैराबोला है उसका वर्टेक्स जो है वो 0, 0 पे है। तो अब जो पैराबोला की बात कर रहे हैं हम उसका वर्टेक्स है 0, 0 पे और फोकस है F2 पे। इसका जो फोकस है वो है 1, 0 विच इज़ F2। अच्छा, तो ये पैराबोला होगा कौन सा, वर्टेक्स 0, 0 पे है और फोकस 1, 0 पे है। तो इसकी जो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस है वो 1 है, तो a का वैल्यू इसका 1 हो गया। अब a अगर 1 हो गया और वर्टेक्स 0, 0 है तो ये तो y² = इस तरह का पैराबोला बनेगा ना, y² = 4ax और a की वैल्यू 1 है तो 4x हो गया। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स को m और n पे। तो अब ये क्या बात हो रही है, तो इलिप्स कुछ इस प्रकार का था और ये आपका पैराबोला था। तो कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये m पे इंटरसेक्ट कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में n में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऑर्थो सेंटर निकालना है F1 MN का, और F1 यहाँ पे है ना, F1 इधर है -1, 0 पे। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा अब यहाँ पे F1 MN वाला, इसका ऑर्थो सेंटर पूछा गया है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहली बात तो अपने को तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, जिसमें F1 का कोऑर्डिनेट तो है, MN जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो x² / 9 इलिप्स का इक्वेशन है, प्लस y² की जगह पैराबोला से 4x रख लेते हैं /8 = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8x² + 36x - 72, तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36 और यहाँ पे ये आपका 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 है ना। तो 36, 12 3 ज़ा 36 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +12x - 3x - 18, 2x कॉमन लेने से x + 6 और -3 कॉमन लेने से x + 6, तो x की वैल्यू आ रही है -6 एंड 3/2। और इसमें से x जो -6 आ रहा है वो तो वैलिड है नहीं, तो प्लस वाला वैल्यूज़ ही माना जाएगा। तो m का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3/2 है और n का भी जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 3/2 होगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो अगर x 3/2 में रख लूँ पैराबोला में तो y² बनेगा 4 × x विच इज़ 3/2, तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो y आ रहा है ±√6, तो ये हो गया +√6 और ये हो जाएगा -√6। और F1 तो अपने पास पहले से ही था -1, 0। अब ये अपना ट्रायंगल है और इसका निकालना है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका जो है उसको लगाते हैं, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स।
तो अब ये अपने आप में एक नया सवाल बन के निकल रहा है, और सवाल ये बन के निकल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक वर्टेक्स तो है -1, 0, दूसरा है 3/2, +√6, है ना। तरीके से बना लेते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का है अपना, ठीक है भाई। और ये -1, 0 था, ये 3/2, +√6 है, और ये 3/2, -√6 है। और निकालना क्या है अपने को, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का फंडा क्या है कि अगर एक आप ऑल्टीट्यूड इधर ड्रॉप करो और एक ऑल्टीट्यूड दूसरा बना लो, इस वाले वर्टेक्स से बना लेते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन है यही आपका ऑर्थो सेंटर एच कहा जाएगा। इसको ABC नाम रख लेते हैं अब अपने तरीके से। तो ये एक नया सवाल निकल के बन रहा है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले BH जो ऑल्टीट्यूड है उसका इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अपने को AC का स्लोप चाहिए होगा। तो AC का स्लोप जो है MAC है अपना -√6 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, तो -√6 डिवाइडेड बाई 5/2, है ना। ये आपका MAC है। अब MBH जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर है, तो वो हो जाएगा 5/2√6। अब यहाँ से आपको BH का इक्वेशन मिल जाएगा। BH का इक्वेशन है y-y1 = m x - x1, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया BH का। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब दूसरे ऑल्टीट्यूड का निकालने की कोशिश करेंगे। तो AH ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए BC का स्लोप चाहिए होगा, तो MBC है आपका। अब देखो MBC अपने आप में क्या वर्टिकल लाइन है, आप स्लोप भी निकालोगे तो y2 - y1 2√6 और डिवाइडेड बाई में 0 बन जाएगा। तो जो MAH है, MAH उसका स्लोप कितना हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, स्लोप 0 हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये तो सिंपल इक्वेशन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अच्छा, तो y माइनस पासिंग पॉइंट -1, 0 रख लेते हैं, तो y - y1 = m x - x1। तो यहाँ से y = 0, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना है। AH की इक्वेशन आई है ना, ये आपका AH का इक्वेशन है। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपना H का ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो y = 0 अगर मैं इसमें पुट करूँ इधर, तो y 0 रखने से -√6 और उसमें 2√6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 हो जाएगा = 5 टाइम्स x - 3/2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -12/5 एंड +3/2। तो सॉल्व करने से 10 -24 एंड 15, तो ये आ रहा है -9/10। और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो इसी लाइन y = 0 पे लाई कर रहा है, तो h का भी कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। तो फाइनली जो आंसर बनेगा ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट का वो -9/10, 0 बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉइंट P है इन द प्लेन, और D1 और D2 डिस्टेंस है उस पॉइंट P का इन दोनों लाइन से। तो एरिया ऑफ द रीजन R, जिसमें वो सभी पॉइंट लाई कर रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट P को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं H, K पॉइंट है। अब उसका डिस्टेंस जो D1 है वो P का डिस्टेंस x - y से है ना, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, H - k/√2 आ जाएगा। और जो D2 है वो x + y से है, तो H + k/√2 आ जाएगा। और कंडीशन ये बताया गया है कि D1 + D2 वो 2 से 4 में होना चाहिए। तो इस मॉडुलस को ओपन कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस इसमें बन जाएगा व्हेन मान लेते हैं H = K। तो मॉडुलस ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, दोनों ही। तो यहाँ से सॉल्व करके मिल रहा है 2 और 2h/√2 > 4। तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो h की वैल्यू आ रही है √2 से 2√2। और अगर हम सेकंड केस ओपन करें इसमें, सेकंड केस विच विल बी k > h,
तो अगर k ग्रेटर हो गया तो पहला वाला माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस एच प्लस के बाई रूट टू, और दूसरा वाला तो अभी भी पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ से आपका h कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो k विल बी फ्रॉम रूट टू टू रूट टू। अब ये बोल रहा था कि एक रीजन R है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो रीजन R है। अच्छा, अब रीजन R कहाँ है वो चेक करना है अपने को, तो उसके लिए हमने ये जो केसेस बनाए हैं ये रीजन बताएगा। तो h जो है रूट टू से टू रूट टू है, तो h मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ p रूट टू से टू रूट टू है। अच्छा, अब इसमें हमने कंसिडर क्या किया था कि h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से इक्वल या बड़ा है। तो पहले तो इक्वल का केस ले लेते हैं, जब x इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू y तो ये वाली लाइन है, दिस इज x इक्वल टू y, और इसके किस हिस्से में, है ना, मतलब इसके ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में, किस में x बड़ा होता है। तो आप अगर नीचे वाला हिस्सा ले लो कोई भी पॉइंट, तो उसमें x बड़ा आएगा, तो उस हिस्से में अपने को h जो चाहिए वो रूट टू से लेके टू रूट टू तक चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एरिया वाला रीजन बन रहा है वो ये वाला रीजन बन रहा है ना, दिस इज द एरिया रीजन। अच्छा, और सेकंड केस क्या कह रहा था, तो सेकंड केस कह रहा है k जो है वो रूट टू से टू रूट टू है, तो k अगर रूट टू से टू रूट टू है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट, और इसमें हमने माना है कि k बड़ा है h से, तो मतलब इस y इक्वल टू एक्स के ऊपर वाला रीजन कंसिडर करेंगे। तो k अगर रूट टू से टू रूट टू है तो डेफिनेटली यही वो रीजन होगा। अच्छा, यही क्यों रीजन होगा, क्योंकि ये भी y इक्वल टू एक्स से ही पास कर रहा है, मतलब इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो इसमें जो आने वाला रीजन है वो ये वाला रीजन हो जाएगा, है ना, इनके बीच में। अब यही अपना कंबाइंड शेडेड रीजन कौन सा बन रहा है, ये पूरा ये एरिया चाहिए। तो यार ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, ये बड़ा वाला स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, ये बड़ा स्क्वायर है, इस पूरे बड़े स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, टू रूट टू होल स्क्वायर आएगा, और माइनस ये छोटे वाले, है ना, इस स्क्वायर का अगर एरिया माइनस कर दें विच इज़ रूट टू का होल स्क्वायर, तो यही आंसर है। तो ये आपका बन जाएगा 8 - 2 6, तो 6 आपका आंसर निकल आएगा।